गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एडी परिवार में। मैं हिमांशु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, सभी लोग जल्दी से जुड़िएगा, क्लास को शेयर करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आज हमारी जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं दिसंबर सीटेट का, उसकी पहली प्रैक्टिस सेट की क्लास है। ठीक है ना, आज से आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट की क्लास देखने को मिलेगी। बाकी आप सबको जानकारी भी होगी कि हमारा सीटेट का पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें मैथ की 4 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है ना, उसकी टाइमिंग जो है वो 2 बजे से चलती है। ठीक है ना, बाकी सीटेट में प्राइमरी का भी, अपर प्राइमरी का भी, उसके बाद में एस्टेट का भी, ठीक है ना, सारे बैचेस ये स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ क्लासेस इसमें हो चुकी हैं। क्योंकि ठीक है ना, नया बैच है। अगर आप अपने तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, आप जाइए एडी लाइव ऐप पर, उस प्ले स्टोर पर जाइएगा, एडी लाइव ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें आपको पेड क्लासेस जितनी भी हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे फटाफट से। कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जरा उनको देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर जो दिख रहे हैं, चलिए, गुंजन यादव जी स्वागत है आपका। सुनीता जी गुड मॉर्निंग, विनोद मौर्य जी गुड मॉर्निंग, सुशीला मौर्य जी गुड मॉर्निंग, रिंकू देवी जी गुड मॉर्निंग, परी सिंह जी गुड मॉर्निंग, रिया कुमारी जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का। मेरे भाई सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, पहली क्लास है ना। और कल से मैं आपको बता दूं, आज 11 बजे से क्लास लग गई है। बाकी कल से आपको 12 बजे से नित्य दिन क्लास देखने को मिलेगी, तो आप सभी लोग 12 बजे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी एप्लीकेशन की बात करें तो हमारी जो मैथ की क्लास है, सीटेट प्राइमरी में मैथ की क्लास है, वो 2 बजे से रेगुलर चलती है। ठीक है ना, 4 क्लासेस उसमें हो चुकी हैं। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है ना, 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं उसमें। आज बाकी नया चैप्टर आज जो है वो हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक, जो अभी तक नहीं जुड़ा है, जिसको ये नीड है कि वो अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहता है, तो आप उस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। उससे तैयारी आपकी बेहतर और बन जाएगी। क्योंकि उधर जो है, उधर हम कंटेंट पर बात करेंगे, कंटेंट पर भी इस तरीके से बात करेंगे कि टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको हिट करनी है। ठीक है ना, वो सब बातें हम कहाँ करेंगे, एप्लीकेशन पर बात करेंगे। एप्लीकेशन के बाद में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो आप यकीन मानिए, इतना अगर आप नित्य दिन करते रहेंगे तो आप 15 में से 15 मार्क्स बिल्कुल लेकर आएंगे, उसमें कोई भी दो राय नहीं होगी। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं भाई? तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइएगा, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज जो सेशन की हम शुरुआत करेंगे मेरे भाई, वो कहाँ से करेंगे, वो हम जो अभी दिसंबर 20 अगस्त को जो पेपर अभी रिसेंटली में हुआ था, हम वहीं से बात करना स्टार्ट करेंगे। इसलिए हम इस पेपर को आज लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पता चल सके कि आखिर क्वेश्चन हमारे किस लेवल तक पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आप लोगों को बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो कंटेंट की अगर बात करेंगे, जो कंटेंट बेस्ड 15 क्वेश्चन होते हैं, आप सभी को पता होगा 30 मार्क्स का जो आपका मैथ होता है वो 30 मार्क्स का होता है। उसमें 15 नंबर जो होती है पेडागोजी की होती है, उसके बाद में 15 नंबर जो होते हैं वो कंटेंट के होते हैं। कंटेंट की बात हम करेंगे, पेडागोजी एडी सर पढ़ाते ही हैं, आप सभी को पता होगा। ठीक, तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जल्दी से सभी लोग जुड़ते रहेंगे, क्लास को शेयर करते रहेंगे। ठीक है ना, और लाइक भी कर दीजिएगा, और जो साथी नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए मेरे भाई, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है ना, ये भी रिसेंटली में एग्जाम जो हुआ था, रिसेंटली में जो एग्जाम हुआ था 20 अगस्त को, उसी का पेपर है ये। ठीक है ना, आप सभी लोग देखेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जिन भाइयों ने ये एग्जाम दिया था वो कभी बखूबी इस क्वेश्चन को कर भी पाएंगे। ठीक, और बाकी आपने कहाँ पर गलतियां की हैं, वो आने वाले समय में आप गलतियां नहीं करेंगे। ठीक, चलिए, तो पहला प्रश्न देखिएगा सभी लोग और इसका आंसर देने का प्रयास करिए। चलिए सुनीता कुमारी जी, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस से जुड़ जाइएगा।
चलिए, तो जितने लोग हमसे पहले जुड़ चुके हैं आप सभी को पता होगा, आज ये 15 क्वेश्चन जब हम करेंगे तो जो लोग पहले हमसे क्लास लेते रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जो हम लोगों ने बात की थी, ये जो अगस्त से पहले हम प्रैक्टिस सेट कराते रहे थे, आज हम आपको दिखाएंगे 15 के 15 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हिट करने वाले हैं और पूरे 15 के 15 क्वेश्चन इस पे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। जो पहले जुड़ चुके हैं या पहले हमसे पढ़ चुके हैं उनको ये चीज़ पता भी होगी, ठीक। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, प्रियदर्शनी ने 48 किलोग्राम बादाम, देखिए मेरे भाई 48 किलोग्राम नहीं है, यहाँ पर 4.8 किलोग्राम है, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम किशमिश, क्या है 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलो 3.5 kg काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए हैं। कितने पैकेट बना दिए हैं? 3 दर्जन पैकेट बना दिए हैं। प्रत्येक पैकेट का भार आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम किसी एक यूनिट में चीजों को बना लेंगे। जैसे ये किलोग्राम में दिया गया है, ये ग्राम में दिया गया है, ठीक है ना, ये 2500 ग्राम है, ठीक है ना, ये 2500 ग्राम है और ये किलोग्राम में दिया गया है। तो किलोग्राम की चीज को हम पहले ग्राम में बना लेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। क्या होगा, चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए, सीबी सिंह जी, हर हर महादेव, स्वागत है आपका। तो देखिए सबसे पहले देखिए 4.8 kg है, 4.8 kg है। आप सभी लोगों को पता होगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। इतना ही बेसिक जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो 4.8 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? देखिए 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम, उसके बाद में 800 ग्राम, ये तो ये हो जाएगा आपका 4800 ग्राम। कितना हो जाएगा? 4800 ग्राम, ठीक है ना। उसके बाद में ये देखिए ग्राम में यूनिट दी गई है तो ये 2500 ग्राम हो गया आपका, 2500 ग्राम हो गया। बाकी इसके बाद में देखिए 3.5 किलोग्राम जो है, 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम हो जाएंगे और 500 ग्राम और, तो ये हो जाएगा 3500 ग्राम। कितना हो जाएगा? 3500 ग्राम हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करिए, इनको कर लीजिए आप ऐड। क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे। 0 0 5 5 10 8 18, 18 की 8, हाथ में 1, ठीक है ना, 4 1 5 और 5 10, कितना आया? 10,800 ग्राम टोटल आ गया। 10,800 ग्राम टोटल आ गया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए मेरे भाई, इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बनाने हैं। 3 दर्जन, एक दर्जन में कितनी यूनिट होती हैं? 12। कितनी होती हैं? 12। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12 वस्तुएं। तो 3 दर्जन में कितनी हो जाएंगी? 36 वस्तुएं, ठीक है ना, 36 वस्तुएं। तो 36 पैकेट आपको बनाने हैं तो 36 का दे दीजिए आप भाग। क्या देंगे? 36 का भाग देंगे। अब काट लीजिएगा, 36 तियां 108 होता है, तो 300 ग्राम का एक पैकेट बन जाएगा। कितने का? 300 ग्राम का एक पैकेट जो है वो आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो तो? किसी को कोई समस्या नहीं होगी। सालू पंडित जी, आज से ये क्लास स्टार्ट हुई है और मैंने आपको बता दिया आज ये 11 बजे लगी है, बाकी कल से आपको 12 बजे ये क्लास देखने को मिलेगी, ठीक है ना। आज 11 बजे हो गई है, बाकी कल से आप 12 बजे आइएगा, ठीक। दोपहर के 12 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। आज 11 बजे लगी है, बाकी कल से आपको 12 बजे मिलेगी क्लास। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या था। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न कराए थे मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे प्रश्न कराए थे जो स्क्वायर और रेक्टेंगल के मैंने बहुत क्वेश्चन कराए थे, वर्ग और आयत के, क्योंकि वर्ग और आयत का प्रश्न सीटेट से छूटता ही नहीं। अगर वर्ग का नहीं आएगा तो आयत का आएगा, आयत का नहीं आएगा तो वर्ग का आएगा, ठीक है ना। मेंसुरेशन में ये वर्ग और आयत सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, सबसे अच्छी भूमिका अदा करता है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। क्या है? एक क्वेश्चन फिक्स है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिससे एक क्वेश्चन फिक्स रहना ही रहना है। आप शुरुआत से लेके 2011 से सीटेट की स्टार्टिंग हुई थी और 2023 तक आप देखेंगे कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो फिक्स हैं, ठीक है ना, वो भी हम बताते हुए चलेंगे। अब देखिए जरा एक बार ये क्वेश्चन को। एक वर्ग की भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, क्या की जाए? दोगुनी कर दी जाए, तो नया क्षेत्रफल
क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं बराबर। आयत क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक वर्ग की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अगर एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो फिर वर्ग है, तो इसलिए इसकी सारी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। ठीक, क्या हो जाएंगी, 5-5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा मतलब भुजा जो आपको दे रखी है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी दी गई है, भुजा आपकी दी गई है 5। 5 का स्क्वायर करिएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका निकल कर आ गया। अब क्या बोला है आपसे, यदि इस वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, रहेगा वर्ग, क्या है, रहेगा वर्ग ही, लेकिन 5 सेंटीमीटर की जगह भुजा हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो सारी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, क्योंकि जो वर्ग होता है उसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। अब इसका भुजा का स्क्वायर करिए। अब इसमें भुजा कितनी है, 10, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। इसका स्क्वायर आएगा 10, 10 दशामन 100 सेंटीमीटर इसका निकल कर आएगा। अब बताइए, ये था 25 सेंटीमीटर, ये है 100 सेंटीमीटर, इससे ये कितने गुना है, आप कहेंगे सर ये 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना है। 4 गुना है, क्योंकि 25 चकु 100 होता है ना, तो दूसरे जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, नया जो क्षेत्रफल होगा, वो पहले वर्ग का 4 गुना होगा। तो आंसर कौन सा सही होगा, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो दूसरा जो क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल निकलेगा, वो पहले क्षेत्रफल का 4 गुना निकल कर आएगा, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताइएगा मेरे भाई। जिन जिन लोगों को अभी तक इस क्लास के बारे में नहीं पता है उनको बता दीजिएगा कि 12 बजे से प्रैक्टिस की डेली क्लासेस चलेंगी। बाकी जो पेड कोर्स में, जो लोग पेड कोर्स ले चुके हैं, उन सभी को पता होगा मेरी 2 बजे से क्लास चलती है, ठीक है ना। 2 बजे से 3 बजे तक क्लास चलती है। उसमें मेरी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है ना। उसमें बेसिक चीज़ें अभी तक कराई हैं, जैसे क्लासिफिकेशन, नंबर्स हम कर चुके हैं, ठीक है ना। नंबर्स का क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, वो चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। उसके बाद में दूसरा चैप्टर हमने किया था, वो हमने किया था फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का, वो चैप्टर फिनिश किया था। आज से हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। जो साथी जुड़ना चाहते हैं वो एडी लाइव ऐप से जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइएगा, एडी लाइव ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पेड क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। जो भी साथी अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, वो लोग इससे जुड़ सकते हैं। प्राइमरी का भी स्टार्ट हो चुका है, अपर प्राइमरी का भी स्टार्ट हो चुका है, मैथ साइंस वाला भी स्टार्ट हो चुका है और एसएसटी वाला भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो जो भी साथी अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं वो उस बैच से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस बहुत कम है। सिर्फ और सिर्फ उसकी फीस है 499, ठीक है ना। कितनी है, 499, बहुत कम फीस रखी गई है ना। तो अब चलते हैं आगे। देखिए अगला प्रश्न, देखिए जरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। क्या है, त्रिआयामी आकृतियां। 3 डायमेंशनल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपसे पूछी गई। इसमें 3 डायमेंशनल कौन कौन सी हैं ये आप बताइएगा। जी सुशीला मौर्य जी, मैंने आते ही आपको बताया था कि ये जो पेपर है वो 20 अगस्त का ही पेपर है। मैंने आते ही आपसे कहा था, ठीक है ना। 20 अगस्त का ही ये पेपर है, ठीक। बाकी कल से आपकी प्रैक्टिस सेट हम चालू करेंगे। ये पेपर हमने इसलिए कराया ताकि आपको क्वेश्चंस के नेचर पता हो सकें कि क्या नेचर रहते हैं। जो लोग मैथ से डरते हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी कठिन मैथ नहीं आती है जिससे आप डर सकें। इसमें ये जो होता है, ये आपका जो मार्क्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा आगे तक ले जा सकता है, क्योंकि इसमें आप 15 में से 15 क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत कम मेहनत में, क्योंकि बहुत आसान मैथ के कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं, ठीक है ना।
ये देखिए जरा, निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां, 3 डायमेंशनल आकृतियों की बात की गई है। अब 2D और 3D आकृतियां जो होती हैं वो कौन होती हैं, उसमें बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए 2D आकृतियां जो होती हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है ना, और जो 3D होती हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। एक शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसी आकृतियां 2D कहलाती हैं जिनको आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकें, सिर्फ और सिर्फ उसको आप एक पेपर पे बना सकें, ठीक है ना। और 3D आकृतियां जो होती हैं जिनको आप हाथ में भी ले सकें या उसको आप हाथ से भी चेक कर सकें। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिएगा, ये एक वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, ये आपकी 2D आकृति है या द्विआयामी आकृति है, ठीक है ना। लेकिन इसी वर्ग के 6 फलक अगर आप मिला दें तो क्या बन जाएगा, तो आपका बन जाएगा घन। और घन क्या होता है, ये 3D होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है। तो ऐसी सभी आकृतियां जिनको आप पेपर पर बना सकें, ठीक है ना, वो आकृतियां आपकी 2D आकृतियां कहलाती हैं। और जिनको आप हाथ में भी ले सकें या हाथ से उस चीज को छू सकें और उसको बाहर निकाल सकें, ठीक है ना, वो सारी आकृतियां क्या कहलाती हैं, वो सारी आकृतियां आपकी 3D आकृतियां कहलाती हैं। या फिर 2D आकृति में ये भी कह सकते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है ना, तो वो जो होती हैं वो 2D आकृतियां होती हैं। 3D आकृतियां जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें हों, वो आपकी 3D आकृतियां होती हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे, देखिए घन है, 3D है, बिल्कुल है। घनाभ जो है ये भी 3D है, बिल्कुल है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो अर्धवृत्त है ये 2D आकृति है। क्या है, वृत्त जो है आपका ये 2 डायमेंशनल आकृति है। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत, ठीक। दूसरे ऑप्शन पर बात करेंगे, देखिए ये वृत्त आ गया, इसमें भी वृत्त आ गया, ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन आइएगा, तीसरा देखिए इसमें भी वृत्त और त्रिभुज दोनों है, ये दोनों 2D आकृतियां हैं, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा, आपका 4 नंबर बचा है। इसमें देखिए घन है, ये भी 3D आकृति क्या है, घनाभ है, गोला है, बेलन है, ये सारे के सारे आपके 3 डायमेंशनल हैं। क्या है, 3 डायमेंशनल हैं, ठीक है ना। क्या है मेरे भाई, 3 डायमेंशनल हैं। सोमदत्त पांडे जी, बहुत शानदार, चलिए स्वागत है सोमदत्त पांडे जी आपका। और आपका सीटेट क्लियर हो गया है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन, ठीक है। आप आगे भी तैयारी चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सीटेट आप रेगुलर दे सकते हैं। क्योंकि कभी ऐसा भी कहा जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सीटेट हो गया या यूपी टेट हो गया या पात्रता परीक्षा है, जैसे यूपी में भी काफ़ी दिनों से ये बात चल रही है कि जो पात्रता परीक्षा है उसका भी कुछ परसेंटेज आपके जो फाइनल मेरिट होगी उसमें भी कुछ परसेंटेज जोड़ा जाएगा। तो इसलिए अगर आपके 92 मार्क्स आए हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप इस क्लास को लेंगे और दोबारा अगर जैसे आपका एस्टेट या जो भी आप देना चाहते हैं, बिहार का एस्टेट देना चाहते हैं, मेंस पेपर है उसको देना चाहते हैं, तो कभी ऐसी भी नियम कायदे आ सकते हैं कि एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी कुछ हिस्सा आपके फाइनल मेरिट में जोड़ा जाए। तो आप क्या करेंगे, तो अगर आप क्लास से जुड़े रहेंगे तो आप अगली बार जब करेंगे तो 100+ कर लेंगे, तो ज़्यादा बेहतर आपके मार्क्स होंगे, ठीक है ना। बताइए इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई समस्या हुई हो तो बता दीजिएगा फटाफट से। इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सोमदत्त पांडे जी, बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। चलिए जी, इस बार जो पेपर होने वाला है बिहार में वो अपर प्राइमरी का होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि ये प्राइमरी की वैकेंसी हम करा चुके हैं, तो 6 to 8 वाली वैकेंसी निकलेंगी, उसमें बीएड वाले एलिजिबल होंगे, है ना। ठीक, आगे बढ़े। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आसान प्रश्न है। 2011 से लेकर अभी तक 2023 के पेपर में मैथ जो है सबसे आसान 20 अगस्त 2023 को जो अभी रिसेंटली में एग्जाम हुआ है, इसमें यकीन मानिए सबसे आसान प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक के। सीटेट इतिहास के सबसे आसान प्रश्न पूछे गए थे 20 अगस्त 2023 वाले में, ठीक है ना, क्योंकि इससे आसान प्रश्न इससे पहले नहीं आए थे, है ना, सबसे आसान था। बाकी जो लोग हमसे पहले जुड़े रहे होंगे उनको पता होगा, इसमें अभी तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं गया होगा जो मैंने डिस्कस ना किया हो। इससे पहले ऐसा कोई प्रश्न नहीं गया होगा जो इससे पहले मैंने डिस्कस ना किया हो।
देखिए पहला ये प्रश्न देखिए जरा। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है। क्या खरीदना चाहती है? साबुन खरीदना चाहती है, जिसका मूल्य क्या है? जिसका मूल्य है 10 रुपए। कितना है? 10 रुपए। अब देखिए उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है। क्या है? एक जो है 5 रुपए का सिक्का है, दो जो है 1 रुपए के सिक्के हैं, और 5 जो है वो 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी? आसान प्रश्न है, बेसिक प्रश्न है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए बहुत अच्छी बात है। 18 आए थे, ये 18 को आपको 28 में तब्दील करना है सुशीला मौर्य जी, ठीक है ना। 18 को आपको 28 में तब्दील करना है। गुंजन यादव जी, आप आई थिंक पहले भी जुड़ी रही थी, तो आपको इतना तो पता होगा कि मैंने जो जो प्रश्न यहाँ पर कराए थे, इस बोर्ड पर मैंने जो जो प्रश्न कराए थे, वो सारे प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। बताइए, जो पहले जुड़े रहे हैं उनको पता है? पहले वाले कितने स्टूडेंट हैं जो इससे पहले भी हमसे जुड़ चुके हैं यूट्यूब पर? जब मैंने इससे पहले प्रैक्टिस कराई थी उस पर कितने लोग हैं जो जुड़ चुके हैं? बताइए। देखिए इसमें कुछ नाम तो मुझे दिख रहे हैं, जैसे सुशीला मौर्य जी हैं, ये भी पहले जुड़ चुकी हैं। उसके बाद में यूनिकल वासु जी हैं, ठीक है ना, अल्ताफ हुसैन जी हैं, ये भी पहले हमसे जुड़ चुके हैं। तो इन लोगों को पता होगा, बखूबी इन लोगों को पता होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पर पढ़ाया था, और वही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, ठीक है ना। बाकी एक बार ये बताइएगा, पेड वाले इसमें कितने लोग हैं जो पेड क्लास से जुड़ते हैं रेगुलर? एक बार बता दीजिएगा, पेड वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? जो लोग पेड क्लास में रेगुलर आते हैं वो लोग कितने लोग हैं? एक बार बताइएगा। अश्वनी जी, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। महादेव की लाडली, चलिए स्वागत है आपका। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं छवि कुशवाहा जी, कोई बात नहीं, रुक गया है, इस बार क्लियर होगा, क्योंकि वैसे भी ये एलिजिबिलिटी टेस्ट थी है, उससे कोई आपकी नौकरी नहीं लगनी थी। आगे फिर से सीटेट आ रहा है, उसके लिए आप मेहनत करिएगा। इस बार जो गलतियां आपने की हैं वो आप गलती नहीं करेंगे, और इस बार आप अनुभव से पेपर देने जाएंगे, क्योंकि ये पहला पेपर था, हो सकता है कुछ गलतियां रही हों, वो आपको पता भी चल चुकी होंगी कि हमने कहाँ पर कौन कौन सी गलती की है। इस बार आप गलती नहीं करेंगे, ठीक। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, 10 रुपए का साबुन है। क्या है? 10 रुपए का साबुन है, ठीक है ना। अब उसके पास जो रुपए हैं वो उसके पास कितने हैं? 5 रुपए का एक सिक्का है। एक सिक्का कितने का है? 5 रुपए का है, तो ये 5 रुपए हो गए, ठीक है ना। उसके बाद में दो सिक्के जो हैं वो 1 रुपए के हैं, दो सिक्के जो हैं वो 1 रुपए के हैं, तो 2 रुपए ये हो गए, ठीक है ना। उसके बाद में 5 जो सिक्के हैं वो 50 पैसे के हैं, 5 जो सिक्के हैं वो 50 पैसे के हैं, ठीक है ना। 50 पैसे जिसको आप अपने शब्दों में अठन्नी बोलते थे, ठीक है ना। 1 रुपए में 50 पैसे कितने होंगे? 2, ठीक है ना। तो 5 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, तो ये कितने रुपए हो जाएंगे? ये 2.5 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2.5 रुपए हो जाएंगे, ठीक। 10 रुपए का साबुन है, 5, 2 7, 2 9 और 50 पैसे, 9.5 रुपए आपके पास हैं, 9.5 रुपए आपके पास हैं, ठीक है ना। 9.5 रुपए हैं और 10 रुपए का साबुन है, तो कितने रुपए की आवश्यकता और है? आपको 50 पैसे की और आवश्यकता है, ठीक है ना। 50 पैसे की और आवश्यकता है, तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न मैंने बहुत सारे कराए थे, बहुत सारे ऐसे प्रश्न मैंने कराए थे। बढ़ते हुए क्रम में भिन्न के समूह का चयन कीजिए। बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है, ठीक है ना। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है ना, जिसको आप आरोही क्रम भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्रतिभा देवी जी, मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगा, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अब गलती नहीं होगी। देखिए सबसे पहला ऑप्शन उठाइए आप। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आपका है 1/4, फिर इससे बड़ी 1/3, फिर इससे बड़ी 1/2,
अब बताइए, ये तो देखो इतना आसान प्रश्न था, इसमें आपको गलती करनी ही नहीं थी। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है और पहला ही ऑप्शन सही है। कैसे सही है? देखिए, आपको पता होगा कोई एक चीज है, ठीक है ना, कोई एक चीज है, अगर उसके आप 4 भाग कर देंगे, उसके 4 भाग करिए, उसके 3 भाग करिए और उसके 2 भाग करिए, ठीक है ना, तो सबसे छोटा पार्ट किसका निकल कर आएगा? जिसमें आप एक वस्तु के 4 भाग करेंगे, उसमें सबसे छोटा पार्ट निकल कर आएगा। उससे बड़ा किसमें निकल कर आएगा? उससे बड़ा निकल कर आएगा जिसमें आप एक वस्तु के 3 पार्ट्स करेंगे, वो उससे बड़ा हो जाएगा, और एक वस्तु के 2 पार्ट्स करेंगे, उसका पार्ट सबसे बड़ा निकल कर आएगा। तो देखिए, ये सबसे छोटी ये संख्या है, उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये, ठीक है ना, ये छोटी है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है ना। अगर आप ऐसे ना करना चाहते, मैंने आपको इसका तरीका एक और बताया था, जैसे 1/4 है, ठीक है ना, 1/4 है, 1/3 है और 1/2 है। मैंने आपको बताया था कि अंश है, उसमें एक एक जीरो बढ़ा लीजिएगा, एक एक जीरो बढ़ा लीजिएगा। अब आप काट के देखिएगा, अब इसको काटिए, 4 दूनी 8, दशमलव में अभी मत जाइए, जितना पूरा पूरा कट रहा है वहां तक जाइए। 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 2 पंचे 10। देखिए, ये सबसे छोटा निकल कर आया, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा, ये आपके बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं। तो 2 किसका निकल कर आया? 1/4 का। तो सबसे छोटी संख्या होगी 1/4, फिर उसके बाद 1/3, फिर इसके बाद में 1/2। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, एक बार संख्या को और बढ़ाइएगा, है ना, एक बार संख्या को और बढ़ाइएगा। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई, जल्दी से सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे फटाफट से। जल्दी से सभी लोग क्लास को एक बार शेयर कर देंगे भाई। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़े। देखिए, ये पैटर्न का प्रश्न है, ये भी सीटेट का सबसे फेवरेट प्रश्न है। क्या है? सीटेट का सबसे फेवरेट प्रश्न है। क्या है? ये सीटेट का सबसे फेवरेट प्रश्न है। जो लुप्त संख्याओं में से, जो लुप्त संख्याओं का पैटर्न होता है, ये आपसे हर प्रश्न में, हर एक एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। अब देखिए, पहली संख्या 1 है, फिर 6 है, फिर 15 है, उसके बाद में यहाँ पर आपको संख्या पूछी गई है, उसके बाद में जो है वो 45 है, फिर 66 है, फिर 91 है, ठीक है ना। इसमें देखिएगा, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है। देखिए, यहाँ पर कितने का गैप है? यहाँ पर 5 का गैप है। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में 9 का गैप है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर 13 का गैप कीजिएगा, 13 का गैप। उसके बाद में यहाँ पर 17 का गैप होगा। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर गैप होगा 21 का। उसके बाद में यहाँ पर गैप होगा वो 25 का गैप होगा। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी श्रृंखला बन रही, उसमें 4-4 का गैप आपको देखने को मिलेगा। देखिए, 4 4 4 और 4, 4-4 का गैप देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये जो 5 है, ये 5 जो है, ये 1 में जुड़ा था, तब यहाँ पर 6 प्राप्त हुआ। अब इस 6 में इस 9 को जोड़ा गया, तो यहाँ पर 15 प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। अब क्या है? अब देखिए, अब इस 15 में आप 13 को ऐड करेंगे। 15 और 13 कितना होता है? 15 प्लस 13, ये कितना होता है? ये होता है 28। क्या होता है? 28। यही जो होगा ये यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, 15 और 13 28 हो जाएगा। अब देखिए, 28 में आप जब 17 को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 में 21 जोड़ेंगे तो 66 आ जाएगा, और 66 में 25 जोड़ेंगे तो आपका 91 आ जाएगा। ये श्रृंखला आपकी बन रही है। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। बताइए, यहां तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो, किसी को कोई समस्या हुई हो तो बताइएगा। भाग्यश्री जी बहुत शानदार, अनु कुमारी जी, अल्ताफ हुसैन जी बिल्कुल सही है, छवि कुशवाहा जी, यूनिकल वासु जी एकदम सही है आपका, है ना। प्रतिभा देवी जी आपने भी कर दिया। महादेव की लाडली बी होगा, बिल्कुल सही है। यूनिकल वासु जी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सभी का एकदम से सही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, चीज़ों को कर भी पा रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, ये प्रश्न दिया गया है, एक बार देखेंगे इसको और सॉल्व करने का करेंगे प्रयास। देखिए, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का
अनुपात आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात आपसे पूछा गया है। देखिए, अब देखिए, ए जो रक्त समूह है, ए जो रक्त समूह है वो है कितने, 9 विद्यार्थियों का है। बी जो रक्त समूह है वो 6 विद्यार्थियों का है। ओ जो रक्त समूह है वो 12 विद्यार्थियों का है। और ए बी जो रक्त समूह है वो 3 विद्यार्थियों का है। अब बताइए सबसे ज्यादा रक्त समूह कितने विद्यार्थियों का है, सबसे ज्यादा। देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर 12 वैल्यू है, 12 स्टूडेंट्स का जो रक्त समूह है वो ओ है, तो ओ सबसे ज्यादा है। और सबसे कम वाला पूछा गया, सबसे कम वाला देख लीजिएगा, सबसे कम वाला आपका कौन सा है, ए बी है। कौन सा है, ए बी है। ए बी में ए बी जो है मात्र 3 स्टूडेंट्स का रक्त समूह ए बी है, और ओ जो रक्त समूह है वो 12 स्टूडेंट्स का है। तो सबसे ज्यादा ओ का और सबसे कम ए बी का, यही रेशियो आपसे पूछा गया है। अब ओ कितने विद्यार्थियों का है, 12 विद्यार्थियों का है। और ए बी जो है कितने विद्यार्थियों का है, ए बी जो है वो 3 विद्यार्थियों का है। इसको काट लीजिएगा, रेशियो जो निकल कर आएगा 4:1 निकल कर आ जाएगा। 4 से काट दीजिएगा, 3 से काट दीजिएगा, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3, तो 4:1 जो निकल कर आएगा वो सबसे ज्यादा रक्त समूह और सबसे कम रक्त समूह वाले अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो बता सकते हैं। बिल्कुल सही है। गुंजन यादव जी बिल्कुल सही है। महादेव की लाडली आपका भी सही है। अशरफ आलम जी आपका भी सही है। कंचन कुमारी जी बिल्कुल आपका भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे बढ़े। देखिए मेरे भाई ये प्रश्न देखिए जरा फटाफट से, ये प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपसे गलत वाला पूछा गया है। क्या पूछा गया है, गलत वाला पूछा गया है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन देखिए, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। बताइए, आयत बन जाती है, पहला ही ऑप्शन है वही आपका गलत है। जो पतंग होती है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है ना। अब बताइए इनके सम्मुख कोण आप बराबर कर दो तो क्या ये आयत बन जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बनेगा, ये आयत बन ही नहीं सकता है, क्योंकि इसकी आकृति ही डिफरेंस होती है। क्योंकि अगर इसके सम्मुख कोण बराबर भी कर देंगे तब भी ये आयत नहीं बन पाएगा। और आपसे गलत पूछा गया था, पहला ही ऑप्शन गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर। देखिए यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो एक वर्ग बन जाता है। देखिए आयत है, कोई आयत है, उसकी अगर सभी भुजाएं आप बराबर कर देंगे तो आपको भी पता है जी, बिल्कुल नेगेटिव ए है। तो आपको पता है कि आयत है, जैसे कोई आयत है, ये आयत है, ये था 6 सेंटीमीटर और ये थी 3 सेंटीमीटर। अब उससे आपसे ये कहा गया है कि आयत की सभी भुजाएं बराबर कर दी जाएं। अगर इसकी सभी भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर की कर दी जाएं तो मैंने आपको बताया था वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये तो बन जाएगा। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर कर दी जाएं तो ये वर्ग बन जाएगा। ये सही है, सही है, इसीलिए गलत है। यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह वर्ग बन जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो समचतुर्भुज है उसके सभी कोण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन जो वर्ग है उसके सभी कोण बराबर होते हैं। और समचतुर्भुज की भी सारे भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन क्या उसमें फर्क होता है, उसके कोण बराबर नहीं होते हैं। तो उस ये कहा गया समचतुर्भुज की अगर सारे कोण बराबर कर दिए जाएं, अगर सारे कोण बराबर हो जाएंगे तो वह वर्ग बन जाएगा। ये भी सही है। यदि समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाएगा। देखिए ये भी सही है। समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके भी साथ देखो, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी जो होती है वो आयत के समान होती है। किसके समान होती है, आयत के समान, लेकिन कोण का डिफरेंस होता है। वही आपसे कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज के सभी कोण अगर हम बराबर कर दें तो क्या वो आयत बन जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आयत बन जाएगा। तो आपका इसमें पहला ही ऑप्शन सही था, ठीक है ना, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया है, पहला ऑप्शन आपका गलत दे रखा है। तो ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। ये देखिए ये क्वेश्चन, अश्विनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार कितने आयत बना सकती है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए आपको पता होगा आयत का फार्मूला जो होता है वो L इंटू बी होता है, L इंटू बी होता है, और यही आपका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है A। और A जो है ये देखिए मेरे भाई दे रखा है आपको 36। अब 36 है वो आप
किन किन तरीके से बना सकते हैं, इसके कितने तरीके हो सकते हैं जिसको आप 36 बना सकते हैं। देखिए, अगर आप इसकी लंबाई को 1 माने, चौड़ाई को 36 माने, तब भी इसका वर्ग देखिए 36 आएगा, क्योंकि 36 से कम 36, तब भी इसका 36 आएगा। उसके बाद में 2 गुणे 18 कर दीजिएगा, 18 दूनी 36 होता है, तब भी ये 36 आएगा। ठीक है, आप 3 गुणे 12 कर दीजिएगा, 12 3 36 होता है, तब भी ये 36 आएगा। आप 4 गुणे 9 कर दीजिएगा, 4 गुणे 9 कर दीजिएगा, तब भी ये 36 आएगा। आप 6 गुणे 6 कर दीजिएगा, तब भी ये 36 आएगा। इतने ही तरीके से ये प्रॉपर्टी पॉसिबल है। कितने तरीके हुए? 1 2 3 4 और 5 तरीके हुए जिनकी प्रॉपर्टी से आप 36 सर्वसम बना सकते हैं। क्या बंद कर सकते हैं? 36 सर्वसम बना सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। ठीक है ना, 5 होगा, बिल्कुल 5 होगा। नेहा चौधरी जी बिल्कुल सही है आपका। अनीता कुमार जी आपका भी एकदम सही है। महादेव की लाडी आपका भी एकदम सही है। जीडी दीपक 95 भी आपका भी सही है। सुशीला मौर्य जी बी नहीं होगा, सी होगा। सुनील झा जी आपका भी सही है जी। सभी का एकदम सही हो रहा है, सभी का एकदम से सही आ रहा है। आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़े, चलिए। ये देखिए, ये भी सबसे फेवरेट प्रश्न है, ये भी आता ही आता है, ये प्रश्न भी आता ही आता है। ठीक, देखिए, रुबीना ने कार से 16:50 पर अपनी यात्रा शुरू की। 16:50 पर अपनी यात्रा शुरू की, उसी दिन 21:15 बजे समाप्त कर दी। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय आपसे पूछा गया है। देखिए, 16:50 का मतलब आपको पता होगा, जो 24 आवर्स की वॉच होती है जो कि यूज की जाती है रेलवे में, आपको पता होगा 12 बजे के बाद में, जैसे हम लोग की जनरल जो वॉचेस होती हैं उसमें 12 बजे के बाद में 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजता है। इसी प्रकार जो रेलवे की वॉचेस होती हैं जिसमें टाइम जो होता है वो 24 आवर्स का होता है, उसमें 12 के बाद में 13 बजता है, 14 बजता है, 15 बजता है, 16 बजता है। इस तरीके से वो 24 आवर्स तक जाता है। ठीक है ना, इतनी चीजें आपको पता होंगी। ठीक, सीपी सिंह जी धन्यवाद। चलिए, ठीक, आगे बढ़े। तो ये देखिए, ये जो 16:50 है, ये शाम का 4:50 है। क्या है? शाम का 4:50 है, क्योंकि सुबह का अगर 4:50 होगा, देखो 24 आवर्स में अगर 4:50 दिया गया है और समय जो है वो 24 आवर्स में है, 24 आवर्स में है, तो आप क्या कहेंगे? ये 4:50 है, ये एएम का है। एएम का मतलब ये सुबह का है। और अगर समय आपको 16:50 दिया गया है, तब भी ये 4:50 ही है, लेकिन ये शाम का है, ये पीएम का समय है। ठीक, ये पीएम का समय है। ठीक है ना, अगर 4:50 और 16:50 24 आवर्स में टाइम दिया गया होगा तो ये एएम और पीएम मेंशन नहीं होगा, तब ये जो होगा आपका एएम पीएम मेंशन नहीं होगा। अगर समय आपको, जैसे कि समय दिया गया है 4:50 और इसमें एएम दे दिया गया है, तो ये मानिए, तो आप ये क्लियर कर लीजिएगा, ये जो समय होगा ये आपके नॉर्मल वॉचेस का होगा, जिसमें समय जो होगा वो 12 घंटे का होता है। ठीक है ना, और अगर आपको दे दिया गया 4:50 पीएम दे दिया गया, पीएम लिखा हुआ है, तब भी आपका जो ये समय होगा वो नॉर्मल वॉचेस का होगा, मतलब कि 4:50 ये शाम का समय है। ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब क्या करेंगे? देखिए, समाप्त कब हुआ था? समाप्त हुआ था 21:15 पर। उसमें से आप घटा दीजिए कितना? 16:50। अब देखिए, अब देखिए मेरे भाई, यहां पर घटाना है। अब आप बताइए 15 मिनट से क्या 50 मिनट घट पाएंगे? बताइए, 15 मिनट से क्या 50 मिनट घट पाएंगे? आप कहेंगे सर नहीं घट पाएंगे। तब आपको क्या करना है? तब आपको करना है, यहां से पूरा 1 घंटा इधर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यहां से पूरा 1 घंटा इधर ले लेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं।
ठीक 60 मिनट होते हैं। अब बताइए 60 और 15 यहाँ पर कितने मिनट हो गए, 75 मिनट। अब बताइए 75 मिनट से आप 50 मिनट घटा लेंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल घटा लेंगे। 75 मिनट से आप 50 मिनट घटाएंगे तो यहाँ पर 25 मिनट आ जाएगा। 25 मिनट आया। अब देखिए यहाँ पर 21 घंटे थे, लेकिन हमने 1 घंटा पूरा इधर मिनट वाले की तरफ कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पर बचे कितने, 20 घंटे बचे। अब 20 घंटे से 16 घंटे घटा दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4 घंटे 25 मिनट इसकी यात्रा पूरी करने में लगा है। 4 घंटे 25 मिनट इसकी यात्रा पूरी करने में लगा है। तो आप देख लीजिए 4 घंटे 25 मिनट किधर दे रहा है, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर हो जाएगा 4 घंटे 25 मिनट। ठीक है ना, 4 घंटे 25 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ हो तो बता दीजिएगा। चलिए, किसी को कोई समस्या नहीं होगी आई थिंक, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिएगा, वो थोड़ा सा हैंग कर गया है। एक मिनट का थोड़ा समय दीजिएगा, ठीक है ना। तब तक अगर किसी को कोई समस्या आई हो तो आप पूछ सकते हैं एक बार, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत आई हो अभी तक तो आप पूछ सकते हैं। बोर्ड थोड़ा सा हैंग कर गया है, 1 मिनट का समय दीजिएगा आप। तब तक किसी की कोई क्वेरी रह गई हो तो आप पूछ लीजिएगा, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई हो तो आप एक बार जल्दी से पूछ लीजिएगा। अभी तक जो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसमें किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो आप एक बार जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो हम आपको क्लियर कर देंगे अगर किसी को कोई भी दिक्कत हुई हो तो। चलिए, यहीं पर समाप्त हुआ था, यहीं से हम पुनः स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आसान प्रश्न है ये भी, इसको भी आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिए, किसी को कोई दिक्कत? नीरज कुमार जी 47। चलिए अभी देख लेंगे, 47 को भी देख लेंगे। अंत में आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। एक बार सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक करिएगा। और जो साथी इस सेशन से पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस चैनल से पहली बार अगर जुड़े हैं तब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि अब 12 बजे से आपकी रेगुलर क्लास चलेगी यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट की, ठीक है ना। और जो कंटेंट है चैप्टर वाइज वो हम पेड क्लासेस जो चल रही है हमारी एडी लाइव ऐप पर, उसमें डेली क्लास 2 बजे से हमारी चलती है, सभी को पता होगा। उसमें मेरी 4 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हम 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। उसमें हमने 1 चैप्टर फिनिश किया था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का, ठीक है ना। उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन हैं पूरा चैप्टर हमने विद क्वेश्चन विद प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया। उसके बाद में दूसरा चैप्टर हमने प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्लियर किया है। आज से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। जो भी साथी जुड़ना चाहता है हमारे पेड क्लासेस से वो एडी लाइव ऐप पर जाइएगा और एडी सर से बात करके भी आप बैच को परचेज कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए
इसका देखिए एक बार, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ये ऐसे प्रश्नों को आप विद इन सेकेंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए कोई 100 संख्या है, उसमें कोई भी संख्या आप जोड़िए, ठीक है, वही संख्या जोड़िए, वही घटा दीजिएगा, तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करिए, 100 और 100 को जोड़ दीजिएगा, 100 और 100 को जोड़ दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो 200 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आएगा? 200 निकल कर आ जाएगा, 200 आ जाएगा। कैसे? अब आप कहेंगे देखिए 100 है, आपका 100 है, इसमें क्या किया, इसमें आपने x जोड़ा, मानते हैं x हमारी एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। एक कोष्टक में ये हो गया। अब इन दोनों को जोड़ना है आपको, प्लस कर दिया। अब 100 में उसी संख्या को घटा दीजिएगा, उसी संख्या को घटा दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब ये कोष्टक आप तोड़ेंगे तो ये माइनस का x, ये प्लस का x, ये कट जाएगा। 100 और 100 कितना होगा? तब भी आपका 200 निकल कर आएगा। अब आप कहेंगे सर हम x मानकर नहीं करेंगे। अगर आप x मानकर नहीं करेंगे तब भी आप कर लीजिएगा। पूर्ण संख्याएं आपको पता होगा, जितने भी साथी यहां पर पेड क्लासेस वाले हैं, जितने भी साथी यहां पर पेड क्लासेस वाले हैं, उनको ये पता होगा कि मैंने बताया था पूर्ण संख्याएं जो हैं वो आपकी 0 से स्टार्टिंग होती हैं। क्या होती हैं? 0 से स्टार्टिंग होती हैं। 0 से लेके अनंत तक की सारी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो आप क्या करेंगे, 100 में आप कोई भी एक पूर्ण संख्या उठा लीजिएगा। जैसे मान लो हमने पहली संख्या उठाई 1, मैंने 1 जोड़ी इसमें, और इसको आपको ऐड भी करना है। पुनः आपने क्या किया, 100 से 1 घटा दिया। देखिए अब 1 से 1 भी आपका कट जाएगा, तब भी आपका 200 आएगा। किसी भी अकॉर्डिंग देखिए आपका आंसर जो है वो 200 ही आना है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ए फॉर एडी एकेडमी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। सुनीता कुमारी जी, अगर आपको स्पीड से कोई समस्या हो रही है तो आप क्या करिएगा, आप लाइव क्लास अटेंड मत करिएगा, ठीक। जैसे ही क्लास ये फिनिश होगी, क्लास ओवर होगी, वैसे ही प्लेलिस्ट में चली जाएगी क्लास, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करिएगा, 2.0 की स्पीड से आप इसको देख लीजिएगा, आपका समय भी बच जाएगा और जो आपकी तकलीफें हैं, दिक्कतें हैं, वो भी नहीं होंगी, ठीक है ना। तो आप बार बार ये मुझसे मत कहिएगा कि स्पीड हमें दिक्कत हो रही है, स्पीड से कोई समस्या है, ये सब चीज़ें आप मत बोलिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको मैथ अच्छी आती हो। यहाँ पर ऐसे भी हमारे भाई बहन हैं जिनको तकलीफें होंगी, दिक्कतें होंगी, हमें उनके अकॉर्डिंग भी चलना है। अगर आपको समय बचाना है या ऐसा कुछ आपको लगता है तो आप क्या करिएगा, ये जैसे ही सेशन ओवर होगा आप क्या करिए, वो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है ना, और 2.0 की स्पीड से आप देख लीजिएगा, तो आपका समय भी बचाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक। अब आप दोबारा से ऐसा कमेंट मत कीजिएगा। चलिए देखिए, आपसे कहा गया 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। 100 लाख, 100 लाख का मतलब है 100, ठीक है ना। ये 100 हो गया आपका लाख। अब आपको पता होगा 1 लाख में कितने जीरो होते हैं। आप कहेंगे सर 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 5 जीरो इसमें और ऐड कर दीजिएगा, 1 2 3 4 और 5। अब इसको आप क्या कर लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी आपकी 1 करोड़। क्या हो जाएगी, 1 करोड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 करोड़ हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका सही दे रखा है, सी ऑप्शन में है 1 करोड़, ठीक। यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, यहां पर किसी को कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। आगे बढ़े, चलिए देखिए मेरे भाई, मैंने ऐसे भी प्रश्न आपको करा रखे हैं, ऐसे भी प्रश्न मैंने आपको करा रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करता है। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम का मतलब, चलिए बता देते हैं, 56 नंबर। देखिए मेरे भाई, प्रश्न को पढ़िए, देखिए 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है,
सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। 100 जो है इसमें क्या किया आपने, इसमें आपने एक संख्या जोड़ दी, पूर्ण संख्या कोई भी, 0 से लेके अनंत तक की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, इतना तो आपको पता होगा अल्ताफ हुसैन जी, इतना आपको क्लियर होगा। तो आपने 100 में एक जोड़ा, कितना हुआ, ये हुआ 101, कितना हुआ 101 हुआ, ठीक, यहां तक क्लियर, ठीक है। अब क्या कहा गया, फिर वही संख्या 100 में घटा दी जाती है। अब क्या किया आपने, 100 में से वही संख्या घटा दी, एक संख्या यहां पर जोड़ी, एक आपने घटा दी, ये कितना हो गया, ये हो गया 99, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अब देखिए इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल, ये संख्या प्राप्त हुई है और ये प्राप्त हुई है, तो 101 प्लस 99 आप जोड़ दीजिएगा, तब भी आपका क्या होगा, तब भी आपका 200 आ जाएगा, ठीक है ना, तब भी आपका 200 आ जाएगा। कोई भी एक के अलावा आप 5 जोड़ दीजिए, 10 जोड़ दीजिए, 20 जोड़ दीजिए, 0 जोड़ दीजिए, 1 लाख जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, और आपको वही संख्या घटानी है, जो जोड़नी है वही संख्या आपको घटानी है, ठीक है ना। तो यहां पर अब आपको क्लियर हो गया होगा। और आपसे क्या कहा गया था, प्राप्त संख्याओं का योग पूछा गया है, तो संख्या आपकी 101 प्राप्त हुई है और 99 प्राप्त हुई है, इनका योग जो है वो 200 हो गया है, ठीक है ना। अब बताइए अल्ताफ हुसैन जी, अब समझ में आया, उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा। अब ये प्रश्न देख लीजिएगा जरा, अब समझ में आया अल्ताफ हुसैन जी, जरा एक बार कमेंट करिएगा, अब समझ में आया, अब कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, मतलब कि पहले संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी, ठीक है ना। ये देखिए सारे दशमलव हैं, ये सारे दशमलव हैं, इसको आप गलती से हुआ है, ये सब सारे दशमलव लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये जो है ये सबके सब दशमलव है, ये सारी संख्याएं दशमलव में है, ठीक, गलती से टाइपिस्ट से गलत हुआ है, सब दशमलव में है, ठीक। अब आपसे पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या पहले, क्योंकि अवरोही क्रम में लिखना है तो आपको क्या छांटना, पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, घटते हुए क्रम में आपको जाना है, ठीक है ना, घटते हुए क्रम में जाना। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है 10.5, इस पूरे पहले ही ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रही है, 10.5 दिख रही है, ठीक है ना, 10.5 दिख रही है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि उसको उसमें जो पहली संख्या दे रखी है वो 1.05 दे रखी है, 1.05 दे रखी है, तो दूसरा ऑप्शन तो कट गया। इसके बाद में देखिए एक बार, इसके बाद में आप देखेंगे, उसके बाद में उससे बड़ी जो संख्या है वो 1.50 है, बिल्कुल सही है। अब देखिए 1.055, ये जो है ये 1.05 से बड़ी है, तो ये भी सही है। उसके बाद में देखिए 1.005 है, ये संख्या जो है इससे छोटी है। अब इससे भी ये संख्या 0.155 है, तो ये संख्या भी इससे छोटी हो जाएगी। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है, ए फॉर एडी एकेडमी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डी इसमें कैसे गलत हो गया मैं बता रहा हूं। डी देखिए ये जो है आपका 1.055 जो है वह जो आपका इससे जो है 1.05 से बड़ा है, 1.055 जो है 1.05 से बड़ा है, ठीक है ना। तो ये संख्या इसमें क्या दिया गया, इसमें उल्टा दिया गया है, इसमें इसको बड़ा दिखा दिया गया है और इसको छोटा दिखा दिया गया है, जबकि ये जो है ये वैल्यू है ये इसकी जगह पर आती और ये वैल्यू इसकी जगह पर जाती, तो ये गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। और इसमें देखिए इसमें तो साफ साफ गलत है, ये जो संख्या है 1.50 ये बड़ी संख्या है, ये दूसरे नंबर पर आएगी, यहां पर आएगी, तो ये भी आपका गलत है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन सही है। पहला ही ऑप्शन आपका सही है। चलिए मैं दोबारा भी बता देता हूं, देखिए मेरे भाई क्या करना है आपको, अवरोही अगर पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया, अवरोही क्रम अगर आपसे पूछा गया है, अवरोही क्रम, ठीक। अवरोही क्रम में क्या करना है, पहले आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या देख लेनी है। पहले ही ऑप्शन में क्या करना है, पहले ही ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आपको देख लेनी है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही है, सबसे बड़ी संख्या आपकी
5 है, तो पहले नंबर पर 10.5 आएगा, ये तो क्लियर है। अब ऐसे ऑप्शन देख लीजिएगा जिसमें 10.5 पहले नंबर पर नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है इसमें जो 1.05 है वो पहले दे दिया गया है, तो ये दूसरा ऑप्शन तो आपका यहीं से कट हो जाता है। इसके बाद में आप आइए दूसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर क्या है 1.50 है, ठीक है ना। अब देखिए 1.50 के बाद में संख्या आप देखिएगा, बाद में जो संख्या है वो इससे छोटी है, इससे बड़ी तो नहीं है, ये आप देख लीजिएगा। देखिए 1.50 से जो संख्या आई है आपकी 1.055 छोटी है, तो यहां तक ये बिल्कुल सही है। अब इसके बाद में देखिएगा 1.055 से अगली जो संख्या है वो इससे छोटी होनी चाहिए। अब देखिए 1.055 से आपकी जो संख्या है वो 1.05 है, ये छोटी है। कैसे छोटी है, ये देखिए 1.055 है और ये 1.050, अगर आप जीरो अपने आप से नोट कर लेंगे तो 1.050 है, ठीक है ना। ऐसे बोलते नहीं है लेकिन हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी इसको बोला जाएगा 1.050, ठीक है ना। तो ये संख्या जो है, ये संख्या इससे छोटी है, तो ये संख्या जो है इसके बाद ही आएगी। यहां पर भी देखिए बाद में आई है, तो यहां तक भी सही है। अब देखिए ये जो संख्या है, ये संख्या जो है इससे छोटी होनी चाहिए। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पर 1 जीरो है दशमलव के बाद में, यहाँ पर 2 जीरो है, तो ये संख्या भी इससे छोटी है, अगली संख्या भी इससे छोटी होनी चाहिए। तो ये तो देखिए 1 के बाद में दशमलव लगा, यहाँ पर 0 के बाद में दशमलव है, तो ये संख्या सबसे छोटी होगी। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो गया है, ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो गया है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है। क्या पूछा गया, गुणनखंड नहीं है आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहां पर एक चैप्टर आप पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी, क्या पढ़ते हैं, विभाजकता, ठीक है ना, जो कि आज हम एप्लीकेशन पर स्टार्ट भी करने वाले हैं डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक, उसमें डिविजिबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ाने वाले हैं। डिविजिबिलिटी के आप सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो डिविजिबिलिटी से आप यकीन मानिए हर पेपर में, चाहे वो छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो या अदरवाइज कोई भी वनडे एग्जाम हो, इस डिविजिबिलिटी से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये क्लियर है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर गुणनखंड का है, लेकिन गुणनखंड क्या होगा, जो संख्या इसको काट देगी वही इसका गुणनखंड कहलाएगी। तो आपको अगर डिविजिबिलिटी का रूल पता है, क्या आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता है, तो आप तुरंत इसका आंसर कर जाएंगे। आपकी संख्या क्या है, संख्या है 36 30, ठीक है ना, संख्या क्या है 36 30। अब देखिए ये संख्या क्या 11 से डिविजिबल है, आप कहेंगे सर ये 11 से डिविजिबल है, कैसे पता चलेगा हमको। तो आप अगर पढ़े नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको 11 से भाग देकर देखेंगे। आपने भाग दिया, 11 3 33, 3 फिर 3, 11 3 33, कट गया 0। ये 330 है तो ये 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा गुणनखंड नहीं है। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो ये यकीन मानिए ये इसका गुणनखंड भी कहलाएंगे, तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन इसी प्रकार आप करेंगे 36 30। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो अब की बात कर रहा हूं मैं, तब ये बहुत बेसिक अप्रोच आप अपनाएंगे ही अपनाएंगे। जैसे 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 6 का उतारा लेंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 3 एकम 3, तो ये भी संख्या आपकी पूरी पूरी कट जाएगी, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसी प्रकार 5 का भी भाग देंगे, इसी संख्या में क्या करेंगे 5 का भी भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, देखिए 5 का भाग देंगे इसमें 36 30 में 5 का भाग देंगे, 5 छक्का 5 सत्ते 35, 1 3, 5 दूनी 10, 3 0, 5 छक्का 30, ये भी पूरी पूरी कट गई है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अब 9 से आप भाग देंगे, 36 30, 9 से भाग दीजिएगा, 9 चौको 36, 3 जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे, फिर 0, 9 चौक 9 तिया 27, ये देखिए पूरा पूरा नहीं कटा है क्योंकि यहाँ पर शेष 3 आ रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये संख्या जो है ये 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अगर 3 से विभाजित नहीं है तो 9 का ही ये गुणनखंड नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक,
ये सब चीजें क्या थी, ये सब चीजें तब थी जब आपको डिविजिबिलिटी के रूल नहीं पता होंगे। अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल पता होते तब आप क्या करते, तब आप ऐसे नहीं करते कि सभी में सबका भाग देते, तब आप क्या करते, 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 11 की डिविजिबिलिटी होती है कि इनके जो अल्टरनेट होते हैं, जैसे ये अल्टरनेट क्या है, 3 के बाद में कौन सा 3 है, ये है, और ये अल्टरनेट, ठीक है ना, मतलब कि जो विषम स्थान होते हैं, विषम स्थानों का योग करेंगे और सम स्थानों का योग करेंगे, ठीक है ना, अल्टरनेट का सम करेंगे, जिसे 3 और 3 6, 6 और 0 6, इनका जो घटाव है या इनका जो अंतर है, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो संख्या आपकी 11 से डिविजिबल हो जाती है, ये आपका नियम कहता है, ठीक है ना। तो 6 और 6 इनका अंतर 0 है, अगर 0 आए या 11 आए तो संख्या 11 से डिविजिबल है, तो आप देखते ही क्या करते हैं, ये 11 से डिविजिबल है तो आप काट देते। अब 3 के लिए आप क्या करते हैं, 3 के लिए आप करते, आपको पता होगा कि 3 जो है, 3 का नियम कहता है कि जो संख्या है, जो संख्याएं दे रखी हैं उनका योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए 3 और 6 9 और 3 12, 12 क्या 3 से विभाजित है, आप कहेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, ये विभाजित है तो ये संख्या 3 से भी कट जाएगी, तो ये भी गुणनखंड हो जाएगा। अब 36 और 30 है, 5 की डिविजिबिलिटी आपको अगर पता होगी कि 5 की डिविजिबिलिटी कहती है कि किसी के अंत में अगर 5 है या 0 है तो वो संख्या आपकी 5 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। क्या है, 0 है या 5 है, किसी भी इकाई के स्थान, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, वो संख्या आपकी 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो आपको 0 दिख गया, तुरंत आपको पता होना चाहिए ये संख्या 5 से कट जाएगी, तो इसमें भी आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं थी। अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 9 की डिविजिबिलिटी कहती है कि सेम टू सेम जो 3 का प्रोसेस होता है वही 9 का प्रोसेस होता है, इसमें भी जो संख्याएं होती हैं उनका जो योग होता है अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या पूरी पूरी 9 से विभाज्य हो जाएगी। 6 3 9 3 12, 12 बताइए क्या 9 से विभाज्य है, कहेंगे सर आप 12 जो है वो 9 से नहीं कटेगी, तो 9 से नहीं कटेगी, तो यही इसका राइट आंसर होगा। जो 36 30 का जो एक गुणनखंड नहीं होगा वो 9 नहीं होगा, ठीक, क्या नहीं होगा, 9 नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आपको तब क्लियर पता होंगी जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। आज जो एप्लीकेशन पर हम स्टार्ट करेंगे वो डिविजिबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी के पहले सारे रूल्स बताएंगे कि 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13 तक की डिविजिबिलिटी बताएंगे। फिर उसके बाद में ये भी बताएंगे कि 13 तक की डिविजिबिलिटी अगर आपको पता है, उसके बाद में जो आगे अन्य संख्याएं बनती हैं उसको भी हम कैसे निकालेंगे, ये भी सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक, अब देखिए मेरे भाई, अब इसमें जो पुराने लोग होंगे, मैंने जिस दिन इस तरीके का क्वेश्चन कराया था उसी दिन मैंने बता दिया था, वहां पर मैंने जो प्रश्न कराया था वो मैंने कराया था कि यहां पर जो विषम दिया गया है ना, इसकी जगह पर क्या दिया गया था, इसकी जगह पर सम संख्या दी गई थी, सम संख्या। तभी मैंने आपको बता दिया था कि यहां पर देखिए आज तो सम संख्या का है, लेकिन हो सकता है कि विषम संख्या का भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछ दिया जाए। क्या, विषम संख्या का भी कॉन्सेप्ट आपसे पूछ दिया जाए। तो मैंने उसी दिन आपको बता दिया था, सम क्या दिया गया है कि विषम संख्या पदों का योगफल है, ठीक है ना। विषम क्या होता है, पदों की संख्या जो है वो विषम है। कैसे विषम है, जो पद हैं या तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं, 7 होती हैं, 9 होती हैं, 11 13, ये सारी विषम संख्याएं होती हैं। तो पद जो होंगे या तो 3 होंगे या 5 होंगे या 7 होंगे या 9 होंगे या 11 होंगे या 13 होंगे। विषम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से नहीं कटती है, वो सारी संख्याएं आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं। और सम संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जो आपकी 2 से कट जाए, जैसे 2 4 6 8 10 0, या तो किसी के अंत में 2 4 6 8 10 12 14 16 जो 2 से कट जाए वो सारी सम संख्याएं आपकी कहलाती हैं। तो यहां पर आपसे मैंने उस दिन क्वेश्चन बताया था कि सम पदों का पद जो है वो सम हो। पद अगर सम है तो ये देखिए 5 5 5 5 है, 5 -5 +5 -5 +5 -5। अब देखिए ये पद जो है सम, हम सम की बात कर रहे हैं अभी, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं मतलब पद हमारे सम है, पद समय। इसी तरीके का हमने प्रश्न कराया था, तब हमने क्या बताया था, तब मैंने आपको बताया था अगर पद सम है तो जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, पदों का योगफल। कैसे 0 आएगा, क्योंकि ये देखिए ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का एक माइनस का कट गया। आगे इसी तरीके से अगर आप सम करेंगे तो ये देखिए प्लस का 5 करेंगे, क्योंकि प्लस का 5 ये 7 पद हो जाएंगे, 7 पद हो गए विषम, 7 पद हो गए विषम।
और फिर माइनस का आप करेंगे, ये 8 पद हुए। अब आप देखिए जैसे ही सम पद होंगे फिर से ये 5 5 कट जाएंगे, तब भी 0 आएगा। अगर सम है तब तो 0 आएगा, लेकिन अगर विषम है, मैंने उसी दिन बताया था कि अगर पद विषम हो तो वही संख्या उसका आंसर बन जाएगी। कैसे? जैसे 5 -5 +5 -5 +5। अब देखिए ये विषम पद है, 1 2 3 4 5, 5 पद है। 5 क्या होता है? विषम होता है, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए इस 5 से ये 5 कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, बचेगा कितना आपका? 5 बचेगा 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 होगा। अगर सम पद होते तो वो 0 आंसर होता, विषम पद है तो वही संख्या उसका आंसर कहलाएगी। ठीक है ना? अब देखिए ये 5 था, 5 पद थे, अब आप 7 पद कर लीजिएगा। 5 -5 प्लस का 5 माइनस का 5 प्लस का 5 और माइनस का 5। ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 और प्लस का 5, ये 7 पद हो गए, ये विषम पद है। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, अब विषम पद, ये पद आपका बच जाएगा 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। जब मैंने सम का कॉन्सेप्ट कराया था उसी दिन मैंने आपसे कहा था एग्जामिनर है उसके मन का कोई नहीं जान सकता है। अगर आपसे आज विषम का आज सम का पूछ रहा है तो कल को विषम का भी पूछेगा। तभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको उसी दिन बता दिया था कि विषम का भी आ सकता है। और देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल भी गया। ठीक है ना? ठीक है ना? तो बताइए मेरे भाई, आज के 15 क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ अगर हुई हो तो एक बार जल्दी से पूछ लीजिएगा, फिर उसके बाद हम क्लास को ओवर करते हैं। देखिए पहली क्लास थी इसलिए स्लो चले थे। ठीक है ना? अब जैसे जैसे हम लोग यूज टू हो जाएंगे उस तरीके से हम भी देख लेंगे कि आपकी स्पीड क्या रहती है, किस तरीके से आप समझ किस तरीके से पाते हैं, जल्दी समझ पाते हैं, थोड़ा सा समय लगता है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग अपनी स्पीड को भी मेंटेन कर लेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आप बताइए कि आज जो है वो आपने 15 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं खुद से? 15 में से कितने क्वेश्चन आपने खुद से ठीक किए हैं? ठीक, चलिए धन्यवाद। चलिए तो सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है ना? नीरज कुमार जी, चलिए एक सेकेंड, अभी हम आपको 47 बता देते हैं। अरे चलिए देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, एक बार देखेंगे। अल्ताफ हुसैन जी धन्यवाद। देखिए एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले मेरे भाई आपको पता होना चाहिए क्या? कौन था, किसका डाउट है? एक सेकेंड जरा देख लेते हैं। नीरज कुमार जी, नीरज कुमार जी आपको पता होना चाहिए कि वर्ग जो होता है, वर्ग, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? इसकी चारों भुजाएं होती हैं बराबर। अगर आपको एक भुजा 5 सेंटीमीटर दे दी गई है, क्या दे दी गई है? 5 सेंटीमीटर दे दी गई है, और वर्ग की बात कर रहा है तो सारी भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। यहां तक आपको क्लियर होगा। अब आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ग की प्रॉपर्टी, या वर्ग के बारे में, या वर्ग के कुछ फार्मूले होते हैं उनके बारे में। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग जो होता है वही वर्ग का क्षेत्रफल होता है। भुजा आपकी कितनी दे रखी है? भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 का आप वर्ग कर दीजिएगा। वर्ग का मतलब होता है 5 गुणे 5, मतलब 5 का 2 बार में गुणा है। तो 5 5 25, तो ये 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया, ये क्षेत्रफल निकल कर आ गया पुराना क्षेत्रफल। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि इस वर्ग की भुजा दोगुनी कर दी जाए, ये वर्ग की भुजा अभी तक कितनी थी? 5 सेंटीमीटर थी, इसको दोगुना करेंगे आप। अब क्या करेंगे? इसको दोगुना करेंगे। 5 की जगह पे 5 का दोगुना कितना होगा? 10। अब इसकी भुजा एक कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन है तो वर्ग ही। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसकी सारी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। ठीक है ना? अब आप फिर से वही फार्मूला लगा दीजिएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दे रखी है? बढ़ने के बाद में कितनी हुई है? 10 सेंटीमीटर। 10 का स्क्वायर जब आप करेंगे 10 गुणे 10 तो कितना निकल कर आएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, पहले वर्ग का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर था, जब भुजा को दोगुना किया तब इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आया। अब ये जो 100 है ये 25 का कितना गुना है? 25 चकू 100 होता है, तो ये 4 गुना है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक,
नीरज कुमार जी, अब मे भी आपको समझ में आया होगा, जल्दी से बताइए अगर अब आपको समझ में आ गया हो तो। बताइए, जल्दी से बताइए, अब कोई दिक्कत नीरज कुमार जी, समझ में आया? बताइए नीरज कुमार जी, जल्दी से बताइए, अब समझ में आया? अब कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बता दीजिएगा एक बार फटाफट से, जल्दी से बताइए, फिर क्लास को ओवर करते हैं। और जितने भी एप्लीकेशन पर लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो 2 बजे से क्लास में जुड़ना ना भूलें, क्योंकि 2 बजे से आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है ना। मैंने आपको अनाउंस भी कर दिया, डिविजिबिलिटी का नया चैप्टर होगा, डिविजिबिलिटी का नया चैप्टर होगा, ठीक है ना। विभाजकता का नया चैप्टर होगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में क्लास को बताएंगे कैसी क्लास लगी, और आप लाइक करना नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।